एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हाँ इतना सीख लिया तो इतने पे जॉब तो मिल ही जाएगी। तो इंडस्ट्री में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको बेसिक तो आता ही हो, बेसिक की कोई भी इज्जत नहीं है। एमएल सीखना कितना इम्पोर्टेंट है या फिर सीखना है भी या नहीं एज अ एआई फुल स्टैक? नहीं, अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज कोई मतलब इतना मस्ट नहीं है कि आप वहां पर जाकर के लीनियर रिग्रेशन के मैथमेटिक इक्वेशंस लिख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं करवाएंगे आपसे। बैठ रहे हो और कोड एडिटर ओपन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरे माइंड में डाउनलोड होगा कहीं से और मैं कोड लिखता चला जाऊंगा या मैं एआई भी यूज करके कोड लिख दूंगा, बट दैट इज ऑलवेज अ रॉन्ग अप्रोच। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी लिए हैं रिसेंटली और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली। क्या आपको पता है अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, आपको डेटाबेस आता है एंड इट्स डन। इट्स नॉट डन ब्रो, इट्स नॉट डन। बिकॉज ऑफ एआई आज के टाइम में फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीटली बदल चुका है, राइट? कंप्लीटली अपग्रेड हो चुका है। सो इफ यू वांट टू बिकम अ इंडस्ट्री रेडी फुल स्टैक डेवलपर तो आपको एक्चुअल क्या नीड है उसके ऊपर आज का एपिसोड होने वाला है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। सो यार आज के एपिसोड में ना हम बात करने वाला है हाउ यू कैन बिकम अ इंडस्ट्री लेवल एआई फुल स्टैक डेवलपर। तो जो आज के हमारे गेस्ट है ना सूरज भाई, उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है एंड वो खुद एक एआई फुल स्टैक डेवलपर हैं एंड वो काफी सारे बच्चों को गाइड भी करते हैं इसके ऊपर। तो आज के एपिसोड में ना हम उनके साथ बैठने वाले हैं और वो पूरा हमको बताएंगे कि कैसे आप एक एआई फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो और आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, राइट? बिकॉज आप अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हो ना तो मेरे दोस्त आपके हाथ से एक अच्छी जॉब निकल जाएगी, राइट? एंड मे बी अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपकी जॉब को कोई एआई वाला बंदा छीन के ले जाए। सो डेट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में जो भी कंपनीज की डिमांड है उसे आप फुलफिल करो एंड उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि एक्चुअल डिमांड है क्या। तो उसी के ऊपर आज के एपिसोड में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं एंड मैं टाइम स्टैम्प भी वीडियो में डाल दूंगा। सो आपको अगर कोई पार्टिकुलर पार्ट जाकर के वॉच करना है सो यू कैन वॉच इट आउट, राइट? बट कंप्लीट देखना यार, बहुत कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको मिलने वाले हैं। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको ये पता होगा कि एक एआई फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए एक्चुअल क्या क्या आपको पता होना चाहिए एंड आपको क्या क्या सीखना है, राइट? सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू आवर चैनल सूरज भाई अगेन। हाय वरुण भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? काफी दिनों बाद हम सभी मिल रहे हैं। लास्ट टाइम किया था पॉडकास्ट तो तब हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल की बात की थी, तो इन दिस पॉडकास्ट हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं। लाइक आप भी अभी एडवांस लेवल कंटेंट डाल रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ना जो लोग आपको नहीं जानते तो एक बार अपना इंट्रो दे दो, देन वी विल स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज झा और आई एम फ्रॉम बिहार बाय द वे, बट अभी मैं रिसेंटली काफी दिनों से मतलब मैं नोएडा में ही रहता हूँ और इसी के साथ साथ आई एम एआई फुल स्टैक इंजीनियर एट चाइकोड HQ, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। वी हैव मोर देन मतलब हमारे पास 2 यूट्यूब चैनल है और अराउंड वी हैव 2 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो मैं वहां पर एक एज अ लीड इंस्ट्रक्टर, मेंटर और एक एआई फुल स्टैक इंजीनियर की तरह काम करता हूं। और इसी के साथ साथ मुझे इंडस्ट्री में 5 से 7 साल होने वाले हैं। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ पहले भी काम करा हुआ है और अभी तो कर ही रहे हैं। तो यार ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और आगे बढ़ते हैं। डेट्स ग्रेट यार। जैसा कि आप अभी एज अ एआई फुल स्टैक बच्चों को गाइड करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तो उसी से मेरा एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अभी मार्केट में क्या सीन चल रहा है एआई फुल स्टैक का। मतलब लोगों को ना एक्चुअली अच्छे से यही चीज नहीं पता है कि एआई फुल स्टैक डेवलपर का एक्चुअल मीनिंग है क्या। मतलब सिंपल कुछ एआई टूल वगैरह आप सीख लिया, उसको कर दिया इंटीग्रेट, दैट इज कॉल्ड एआई फुल स्टैक और समथिंग एल्स। तो आप ना एक बार सबसे पहले एक सही जो डेफिनेशन है ना वो बता दो कि एआई फुल स्टैक डेवलपर का सही मतलब होता क्या है।
बिल्कुल भाई, ये एक सही में बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन रहती है बहुत ही सारे स्टूडेंट्स में, इवन बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर, कि यार ये एआई फुल स्टैक डेवलपर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ना हम लोग एआई फुल स्टैक डेवलपर जो है इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला होता है हमारे पास एआई, दूसरा होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो ये जो फुल स्टैक डेवलपर है ये सभी को पता है कि यार हाँ ठीक है, इसके पास एक फ्रंट एंड बैक एंड कैसे डेवऑप्स वगैरह काम करते हैं इसके रिलेटेड नॉलेज होती है, ये हम सभी को पता है, ये वाला पार्ट सबका सॉर्टेड होता है। बट जब बात एआई की आ जाती है तो यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि यार हम अगर एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या हमें एमएल भी आना चाहिए, क्या हमको मॉडल्स कैसे ट्रेन होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक अप्लाइड एआई की साइड में जाना चाहते हो या फिर आप सीख रहे हो उसके बारे में कि यार मुझे इस फील्ड में अपनी कदम रखना है या फिर मैं कुछ स्विच वगैरह मारना चाहता हूँ, तो एआई फुल स्टैक इंजीनियर का सिंपल मतलब है कि यार आप जितने भी ये मॉडल्स अवेलेबल हैं उनको कैसे अपने एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब उसको अप्लाई करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप सिंपल उनकी एपीआईज आपको मिलती है, आप फेच की मदद से उस एपीआई को कॉल करते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, ऐसे अगर आप कोई और डेवलपर हो, आप जावा में काम करते हो, आप पाइथन में काम करते हो, तो आपका तरीका अलग होगा। ये वो एक चीज, लेकिन वो एक सही अप्रोच नहीं है क्योंकि उससे आप एक स्केलेबल एप्लीकेशंस नहीं बना सकते। तो इसीलिए आप सभी जब भी एआई की तरफ मूव करते हो तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एलएलएम्स क्या होता है, टोकनाइजेशंस कैसे काम करता है, रैग एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं, एम्बेडिंग्स क्या होता है, ये कैसे एक बहुत ही फेमस रिसर्च पेपर है गूगल की तरफ से जिसको बोलता है अटेंशन इज ऑल यू नीड, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या होता है। तो जब आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चलना शुरू हो जाए तब आप अपने आप को बोल सकते हैं कि ठीक है यार, आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दिस एआई फुल स्टैक इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, तो ये बेसिक चीज कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो एग्जैक्टली यही होता है कि जो भी अपने एप्लीकेशन के अंदर एआई को अप्लाई करता है, एक एआई का तड़का ऐड करता है, उसको हम लोग एआई फुल स्टैक इंजीनियर कहते हैं। So like, is there any difference between AI engineer and AI full stack developer? अब नॉट एग्जैक्टली, दोनों का मतलब सेम ही होता है आज की डेट में कि एक एआई इंजीनियर क्या करता है और एक एआई फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, दोनों का सेम ही मतलब है। डिपेंड करता है कि आप डेली बेसिस पर क्या ज्यादा काम कर रहे हो। जैसे अब एआई डेवलपर में भी आप क्या किस लेवल के हार्नेसेस बना रहे हो। हार्नेसेस का मतलब होता है कि एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि आपको यार रैग मिल गया, आपको एआई मॉडल्स मिल गए, बहुत अच्छे मॉडल मिल गए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, बट ये सब अलग अलग है ना। जैसे कार का इंजन होता है, इंजन से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर कार चाहिए होती है, प्रॉपर उसके अंदर सारी चीजें फिक्स करना होता है। तो जब आप एक एआई मॉडल और भी मल्टीपल चीजों को एक साथ अटैच करके कोई एक वर्किंग एंटाइटी रेडी करते हैं, उसको हम लोग एक काइंड ऑफ हार्नेस कहते हैं। तो या तो आप एक किसी कंपनी के लिए उसका हार्नेस बना रहे हो या तो आप वॉइस एजेंट्स के लिए ज्यादा काम कर रहे हो, जैसे 11 लैब्स जैसी कंपनीज हैं। तो ये आप इन सब चीजों में ज्यादा काम करते हो। कैसे आप नोटबुक एलएम जैसी एप्लीकेशंस बना सकते हो, ओपन एआई जैसी कंपनीज हो गई, क्लाउड कोड जैसे एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो। कर्सर जो कि आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और वो $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है आज की डेट में। ईच एंड एवरी डेवलपर इज बेसिकली यूजिंग दैट। तो जब आप इन सारी एप्लीकेशंस को बना सकते हो तो वही होता है, एआई इंजीनियर भी वही काम करता है, एआई फुल स्टैक डेवलपर भी वही काम करता है। ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। राइट, सही, काफी सही पॉइंट बताया आपने। लाइक पहले मैंने भी और आपने भी एज अ नॉर्मल फुल स्टैक ही स्टार्ट किया था से 2-3 साल पहले तक। तो अभी आपने कैसे ये जो एआई वाला पार्ट है इसमें कैसे स्विच किया, मतलब आपने क्या पाथ फॉलो किया टू बिकम अ एआई फुल स्टैक? ओह, सच अ नाइस क्वेश्चन। तो ये एक बहुत ही मतलब काइंड ऑफ रोड मैप वाली चीजें हो जाती है। तो यार देखो, पहले मैं एकदम एग्जैक्टली मुझे एआई का उतना खास नॉलेज नहीं था। अब मैं उतना काम भी नहीं करता था क्योंकि अपना मोर ऑफ काम फुल स्टैक के अराउंड, नेक्स्ट के अराउंड होता था और मैं उसमें डे एंड नाइट एप्लीकेशंस बिल्ड करता था। एंड देन रिसेंटली देयर इज अ वेरी नाइस, मतलब एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर मुझे मतलब एआई के बारे में कोर्सेज वगैरह चल रहे थे। तो मैं भी वहां पर एक एज अ टीए वहां पर था और मैं भी एक एज अ मेंटर वहीं पर था, मतलब चाइकोड की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे सिलेबस मैंने एक बार स्कैन करा तो
वो क्या होता है कि जब भी आप कभी कहीं भी मेंटरशिप करते हो, जब भी कहीं आपको पढ़ाने का मौका मिलता है ना, तो आपकी लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रहती है, आप हमेशा लेटेस्ट टेक के बारे में अपडेटेड रहते हो। तो मैंने एक्सीडेंटली वहां से एंटर करा, ठीक है। फिर वहां पे बेसिकली क्या हुआ कि जब पीयूष गर्ग सर थे, उन्होंने उन चीजों को पढ़ाना शुरू करा कि एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर आप भी सीखना चाहते हो तो एलएलएम्स क्या होते हैं, आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। एलएलएम्स के बाद टोकनाइजेशंस कैसे काम करते हैं, आपको इसके बारे में जानना होगा। कुछ ना बेसिक टर्म्स होते हैं कि एलएलएम क्या हो गया, टोकन क्या हो गया, टेम्परेचर कैसे काम करता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स अगर आपको मिल गया ना, देन आप आगे बढ़ सकते हो, कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद आपको कोई एक एसडीके सीखना पड़ता है। एसडीके मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि ये जितनी भी फेमस एआई कंपनीज है, ओपन एआई का अपना एजेंट एसडीके है, क्लॉड का अपना खुद का एजेंट एसडीके है, लैंगचेन, लैंग्राफ अगर आपने कभी भी सुना हो। तो जब आप इन सब के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हो ना, तो ये सब आपके एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इन्हीं के अंदर आपको मिलता है कैसे आप प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, कैसे आप अच्छा से अच्छा अपना हार्नेस रेडी कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट ले सकते हो, कैसे आप एजेंट्स बना सकते हो, कैसे आप एजेंट्स को टूल्स प्रोवाइड करवा सकते हो मल्टीपल्स, कैसे आप एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट दे सकते हो। जब आप इन सारी चीजों के बारे में सीखते हो, तब आते हो आप सेकंड स्टेज के ऊपर। पहले हमने टर्म सीखे कुछ बेसिक, देन हमने इन एजेंट एसडीके को एक्सप्लोर करा। बहुत सारे एसडीके हैं, आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, सब सेम ही है एग्जैक्टली, कुछ अलग से नहीं पढ़ाते। और थर्ड नंबर पर फिर आता है वर्क फ्लोज के बारे में पढ़ना। जैसे एक इंजेस्ट एक बहुत फेमस एप्लीकेशन यूटिलिटी है, प्लेटफॉर्म है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। आप इंजेस्ट नहीं पढ़ना चाहते तो आप नॉर्मल रेडिस के थ्रू भी उसको, मतलब जो आपके बैकग्राउंड जॉब है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप, क्योंकि जो एआई टास्क होता है ना, वो लॉन्ग रनिंग टास्क होता है। वो आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपको तुरंत आउटपुट नहीं मिलता, वो टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में। तो उनको मैनेज करना, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और वो एक एडवांस लेवल के अंदर वो चीजें आ जाती है। सो यही 3 स्टेप होते हैं आपको। अगर आप ये 3 स्टेप से गो थ्रू हो जाते हो और 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट बना लेते हो, तो आप भी एक फुल स्टैक एआई इंजीनियर बन सकते हो। तो मैंने भी यहीं से ही स्विच करा था, और ऐसे ही फिर मैं तब से सीख ही रहा हूँ, और अब तो इट्स बीन 1.5 years नाउ, तो डूइंग रियली नाइस। ग्रेट ग्रेट। अभी आप एआई एजेंट्स वगैरह की बात कर रहे थे, कुछ टूल्स वगैरह की बात कर रहे थे। सो अभी ना 3 टर्म्स काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं मार्केट में, जेन एआई, एआई एजेंट एंड एजेंटिक एआई। सो इनके बीच में क्या एक्चुअल डिफरेंस है ना, इसके ऊपर भी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है, बिकॉज मेरे पास ये क्वेश्चन काफी टाइम से आ रहा है, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट्स द एक्चुअल डिफरेंस इन बिटवीन दीज 3 टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम जेन एआई के बारे में समझते हैं। जेन एआई का मतलब है जनरेटिव एआई। एआई जब आपको कोई भी आउटपुट जनरेट करके दे देता है, वो आपका जेन एआई होता है। वो एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी जनरेट कर सकता है, वो वीडियोस भी जनरेट कर सकता है, वो इमेजेस भी जनरेट कर सकता है, वो वॉइसेस भी जनरेट कर सकता है। तो ये जो चीजें होती है, जब भी कोई एआई एक फ्री फ्लोली कोई भी एक टेक्स्ट जनरेट करता है, नेक्स्ट टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करता है, वो आपका जनरेटिव एआई होता है। देन बात आती है हमारे पास एआई एजेंट्स के बारे में, कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, जो भी अपना एक नॉर्मल, अब मान लो कि चैट जीपीटी है, वो जब फर्स्ट वर्जन उसका जब आया था, तब वो सिर्फ एक काम कर सकता था कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो और आपको उसका आउटपुट टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिल जाता था, यही होता था। तो वो आपको एक नॉर्मल कॉलिंग होती थी एआई के साथ, वो आपका सिंपल एक एलएलएम है। उसको जब आपने मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है, जब भी आपने एजेंट्स के हाथ पैर लगा दिए, है ना, तो वो आपके एआई एजेंट्स होते हैं। मतलब अब टूल्स जैसे आपने वेब सर्च का फीचर दे दिया अपने एआई को, आपने अपने एआई को बोला कि आप मेरे सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल रीड कर सकते हो, कोई भी फाइल एडिट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, हमने उसको एक फाइल सिस्टम का एक्सेस दे दिया। तो जब आप इतने सारे टूल्स का एक्सेस दे देते हो अपने एआई एजेंट को, तो वही चीज एआई एजेंट कहलाती है। एजेंटिक एआई भी यही होती है, बस एजेंटिक एआई का मतलब ये होता है कि जब आपके पास मल्टीपल एजेंट होते हैं, इनका एक ऑर्केस्ट्रेशन मतलब कि जब आप इन सबको एक साथ कंबाइन कर देते हो, आपके पास मान लो कि हम बात करते हैं एक सिस्टम बन जाता है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात। हाँ, हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास एक बिलिंग का सिस्टम होगा, एक कस्टमर सपोर्ट का कोई एक मेन सिस्टम होगा, उसका रिफंड का कुछ अलग चीज होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अलग होगा। तो जब इन चारों के लिए आपने अलग अलग एजेंट्स मान लो इंप्लीमेंट कर दी,
अब इन चारों को जब आप एक जगह इंप्लीमेंट कर देते हो, वो आपका सिस्टम इतना स्मार्ट हो जाता है कि मुझे किस वक्त कौन से एजेंट को कॉल करना, वो आपके एजेंटिक एआई के अंदर आ जाता है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। दिस काइंड ऑफ एग्जैक्टली से। राइट। तो अभी हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे और थोड़ा सा बेसिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मार्केट में ना इतने सारे टूल्स आ गए, इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो हाँ, तो अभी मोस्ट डिमांडिंग क्या है? लाइक अभी नेक्स्ट जेएस भी काफी ज्यादा यूज हो रही है, रिएक्ट जेएस भी काफी यूज हो रही है, एंड जो टाइप स्क्रिप्ट है वो भी अभी काफी डिमांड में है। क्या टेक स्टैक फॉलो करना चाहिए? अगर हम जो एआई वाला पार्ट है उसको अभी के लिए थोड़ा सा हटा देते हैं, सिर्फ नॉर्मल फुल स्टैक की बात करें, तो क्या टेक स्टैक अभी बेस्ट रहेगा? तो अगर कोई कंप्लीट बिगिनर है और एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है, वो पहले एक फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहता है, फिर एआई वगैरह बाद में एक्सप्लोर करना चाहता है, तो हमेशा ट्रेडिशनल है, और ये हमेशा की तरह अभी भी एग्जैक्टली ही फॉलो होगा कि आपको सबसे पहले HTML आना चाहिए, देन यू नीड टू नो CSS, देन यू नीड टू नो जावास्क्रिप्ट, फिर आपको टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको टाइपस्क्रिप्ट आना चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट के बाद आप सभी मूव हो जाओगे अपने नेक्स्ट फेज की तरफ, जहां पर आप लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, जहां पर आप चाहो तो बैकएंड के पास जा सकते हो, सीधा फ्रंट एंड से भी शुरू कर सकते हो। तो अगर हम बैकएंड का एग्जांपल लें तो आप Node.js के बारे में सीख सकते हो, फिर आप एक्सप्रेस के बारे में सीख सकते हो, देन आप डेटाबेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो कि यार PostgreSDB कैसे काम करता है, MongoDB कैसे काम करता है, MySQL कैसे काम करता है। इसके बाद फिर आप कुछ 3 से 4 इंटरमीडिएट टू बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स रेडी कर सकते हो। उसके बाद आप फ्रंट एंड की तरफ आ जाओगे, जहां पर आप रिएक्ट के बारे में सीखोगे, टेलविंड के बारे में सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, हर जगह यूज हो रहा है। एंड इसके साथ साथ फिर आप कोई भी एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क की तरफ मूव करोगे। तो वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क मेरा फेवरेट नेक्स्ट.js है, बट नेक्स्ट.js का आज की डेट में एक और नया कॉम्पिटिटर आ गया जो कि एक 10stack स्टार्ट है। तो आप 10stack स्टार्ट के बारे में भी सीख सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत कटिंग एज है, और दोनों ही एक दूसरे को मतलब काफी कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक फ्लो है, इतना आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर आप थोड़ा और एक स्टेप आगे जाकर के ORMs के बारे में पढ़ सकते हो कि यार प्रिज्मा क्या होता है, ड्रिजल कैसे काम करता है। इसके बाद फिर आप थोड़ा और आगे चल के क्लाउड की तरफ मूव हो जाओ, जहां पर आप ये देखो कि EC2 इंस्टेंस कैसे हम AWS के अंदर स्पिन अप कर सकते हैं, कैसे खुद का VPS लेकर के उसके अंदर कोई एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं, और कैसे आप खुद का डोमेन कैसे ले सकते हो। और एक चीज और मैं भूल गया, एकदम शुरू में आता है, काफी सारे जो इंजीनियर्स होते हैं ना, इवन मैं भी जब इनिशियल फेज में था ना, तो मैंने अपने फंडामेंटल्स बहुत खराब कर रखे थे। फंडामेंटल्स इन द सेंस कि नेटवर्किंग कैसे काम करता था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ये DNS कैसे काम करता है, कैसे आप कोई भी जब सर्च करते हो कि google.com, तो पीछे उसके कौन कौन से स्टेप फॉलो हो रहे होते हैं, ये 80% डेवलपर्स को नहीं पता होता। तो मेक श्योर कि आप इसके बारे में भी सीख रहे हो, अपने फंडामेंटल्स हमेशा मजबूत रखें, और थोड़ा आप लिनक्स के बारे में पढ़ लेना बस। और यही फंडामेंटल्स होता है, यही ट्रेडिशनल होता है, ऐसे ही आपको सीखना होता है। इसके बाद AI की तरफ मूव करो, इट्स अप टू यू। बट यहाँ पे एक चीज और आती है कि मतलब अगर ऐसे हम सीखते जाएं तो अभी तो मतलब काफी लंबा वो रहेगा प्रोसेस, बिकॉज इस जो आपने बताया इसके बाद भी अभी काफी कुछ बाकी है सीखने के लिए, राइट? तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि हाँ इतना सीख लिया तो इतने पे जॉब तो मिल ही जाएगी, फिर इसके ऊपर अपन धीरे धीरे सीखते रहेंगे? मैं तो शुगर कोट नहीं करता, लेट मी जस्ट गिव यू डायरेक्ट आंसर। इन द एज ऑफ AI, जहां पर AI आपके लिए कोड लिख रहा है, क्योंकि मैं भी आज की डेट में जो कोड लिख रहा हूं, मेरे 90% ऑफ कोड मैं AI से लिखवाता हूं, राइट? ठीक है, एंड इट्स रियलिटी। मैं कर्सर, क्लाउड कोड जैसे टूल्स को यूज करता हूं, और हर कोई यूज करता है, क्योंकि आपका स्पीड उससे आता है। तो अब जो कोड है वो एक टाइम बाद एक ब्लैक बॉक्स बन जाएगा, मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आपके कोड में क्या चल रहा है, बस आपको एक आर्किटेक्चरल आइडिया होगा कि अच्छा मेरे कोड में ये चीजें यूज हो रही हैं, डेटाबेस डिजाइन ऐसा दिखता है। तो जब सिचुएशन ऐसी है तो इंडस्ट्री में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको बेसिक तो आता ही हो, बेसिक की कोई भी इज्जत नहीं है, आप एडवांस, आप हटके क्या दे रहे हो, आप क्या कैसे आपको पता है कि 1 मिलियन यूजर तक अपने सर्वर को स्केल कर सकता है, क्या इसके पीछे का आप आर्किटेक्चर मुझे बता सकते हो? क्या आपको ये पता है कि आप एक पूरा वीडियो ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन का सिस्टम डिजाइन बना सकते हो? तो एक फुल स्टैक डेवलपमेंट, एक बेसिक जो मैंने बोला कि मर्ज स्टैक के ऊपर नेक्स्ट.js ऐड कर लो, ये तो आना ही चाहिए। दिस इज बेयर मिनिमम।
इसके बाद आपको सिस्टम डिजाइन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और ये एआई टूल्स कैसे काम करते हैं, इनको कैसे आप यूज में ले सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहा है सबके पास कंपनीज ने उनको क्लाउड कोड का सब्सक्रिप्शन दे रखा है कि भाई ये यूज करो, मुझे आउटपुट दो। राइट। तो यही है रियलिटी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इतनी सारी चीजों को सीख सकोगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आई एम इवन इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाँ, मैं एमसीए कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर में हूं। तो ऐसे और भी लोग होंगे जो कि अभी बीसीए शुरू करा होगा। तो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास चैट जीपीटी है आज की डेट में। तो आप खुद को फ्रेशर मत बोलो, क्योंकि आप कभी भी YouTube खोल के 2 प्रोजेक्ट बना सकते थे। हाँ, फ्रेशर आप हो गए अपने एक्सपीरियंस से, बट आप फ्रेशर खुद को तो नहीं बोल सकते कि मैं टेक्नोलॉजी में फ्रेशर नहीं हूं। आप अगर सच में आलस नहीं करते तो आपको पता होता कि ये चीजें कैसे काम करने वाली हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट, ये YouTube में इतने सारे फ्री ट्यूटोरियल्स डेली बेसिस पर आते हैं, आप वहां से भी 2 प्रोजेक्ट उठा के कभी भी बना सकते थे, होस्ट कर सकते थे, कनेक्शंस बना सकते थे, एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो यही है यार, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री। तो यही मैंने बोला है कि बेसिक आपको आना चाहिए, बट बेसिक से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपको सिस्टम डिजाइन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये है। तो कैसे हम 3 पार्ट्स में वो कर सकते हैं डिवाइड की, फर्स्ट पार्ट इज मर्न विद नेक्स्ट.js, सेकंड पार्ट इज टूल्स एंड सिस्टम डिजाइन, एंड थर्ड पार्ट इज एआई वाला पार्ट। बिल्कुल। पहले आपको प्रॉपर जो भी आपका फुल स्टैक वाला है ना, वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। इसके बाद आप सिस्टम डिजाइन की तरफ शिफ्ट हो जाना कि सिस्टम डिजाइन कैसे आप अलग अलग टाइप के सिस्टम्स रेडी कर सकते हो, उसके अंदर कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते हो। बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद, क्योंकि जब आप सिस्टम डिजाइन पढ़ते हो ना, तो आपको एक्चुअल में रियल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करा जाता है, वो पता चलता है। तो अगर आप सच में एक दिल से इंजीनियर हो तो आप पढ़ोगे उसको। उसके बाद एंड में आता है आपका ये एआई वाला पार्ट, जहां पर आप LLMs क्या होता है, रैक पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं, वेक्टर डीबी क्या होता है, वेक्टरलेस डीबी क्या होता है, ग्राफ डीबी क्या होता है, इनको हम एक साथ मिला करके कैसे वर्कफ्लोज रेडी कर सकते हैं। तो हाँ, ये 3 स्टेप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। राइट। ओके, सो हमने बात कर ली कि हमने इसको 3 पार्ट्स में कर लिया डिवाइड, मर्न विद नेक्स्ट.js, सिस्टम डिजाइन एंड एआई वाला पार्ट। राइट। अभी आपने बोला कि लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब। अभी तो काफ़ी सारे लाइक आप सर्च करोगे, आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, फुल स्टैक प्रोजेक्ट। बट मेरे पास ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया मैं फुल स्टैक प्रोजेक्ट देख के तो मैं बिल्ड कर लेता हूँ, बट वही सेम कोड अगर मैं खुद से कोड करने जाता हूँ ना, तो मेरे से वो कोड नहीं होता। और इसका आंसर मैंने मतलब काफी बार बोलता हूँ कि बार बार अब प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, बट तब भी बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, बिकॉज आप डेली बेसिस पे इतने बच्चों को पढ़ाते हो, मेंटरशिप देते हो, तो आपके पास भी ये इश्यू सबसे ज्यादा आता होगा। तो आप क्या गाइड करना चाहोगे इस पे? मैं यार यही गाइड करना चाहूंगा इसके ऊपर कि आप ना हमेशा क्योंकि आप अगर ये चाहोगे कि मैं डे 1 पर एक इंस्टाग्राम जैसा एप्लीकेशन बना दूं, तो वो आपको उस लेवल की अभी स्किल्स तो है नहीं, तो वो एप्लीकेशन नहीं बनेगा। और जब वो नहीं बनेगा तो फिर ये सेम क्वेश्चंस अराइज होंगे कि यार मैं देख के तो बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे बनाने जाता हूँ तो मेरे माइंड में क्लिक ही नहीं होता कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट बनाने का तरीका है दैट इज रॉन्ग। आप डायरेक्ट बैठ रहे हो और कोड एडिटर ओपन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मेरे माइंड में डाउनलोड होगा कहीं से और मैं कोड लिखता चला जाऊंगा, या मैं एआई भी यूज करके कोड लिख दूंगा, बट दैट इज ऑलवेज अ रॉन्ग अप्रोच। हमेशा मैं भी अगर आज की डेटेड में डेली बेसिस पे बहुत प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ प्रोजेक्ट के, और बहुत सारे स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ, तो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि यार इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है। अगर मुझे आज की डेट में कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना, मान लो कि मैं एक कोड रैबिट का क्लोन बनाना चाहता हूँ, है ना, कोड रैबिट जो कि आपके पुल रिक्वेस्ट पे आपके कोड को रिव्यू करता है, राइट, ठीक है, एक एआई टूल है। अब मैं डायरेक्टली बैठ गया और मैं सोचूंगा यार कोड रैबिट का क्लोन बनाएंगे, अब माइंड में तो कुछ नहीं आ रहा मेरे, इसका मतलब कि अभी प्रॉपर ब्लैक बॉक्स है। तो हमेशा कुछ स्टेप होते हैं इसके। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आप क्या बनाना चाहते हो, क्या उसके जैसा एग्जैक्ट कोई एप्लीकेशन मार्केट में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो उसके पास जाओ और उसके कुछ 5 टॉप फीचर्स उठा लो, ठीक है, कि यार ये इसके 5 फीचर्स हैं कि इसके अंदर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सीख जाऊंगा, इसके अंदर रोल बेस्ड मैनेजमेंट है,
ठीक है, मैं रोल बेस्ड मैनेजमेंट सीख जाऊंगा, इसके अंदर एआई इंटीग्रेशन, मैं एआई इंटीग्रेशन भी सीख जाऊंगा, इसके अंदर गिटहब से कैसे आप उसके रेस्ट एपीआईज को यूज कर सकते हो इसके बारे में सीख जाऊंगा, और भी कुछ फलाना ढमकाना 5 फीचर्स हमने पिकअप कर लिए। तो अब हमारी क्या हो गई, रिसर्च पूरी हो गई, रिक्वायरमेंट पूरा हो गया कि यार मुझे यही बनाना है अभी, पहले एटलीस्ट में ये स्कोप मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि मेरा यूजर का फ्लो क्या होगा, यूजर मेरे एप्लीकेशन को यूज कैसे कर रहा होगा। बैठ के आप सोचोगे नहीं आएगा, एआई यूज करो, कोई बात नहीं, आप एआई यूज करो, एआई को बोलो यार कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मुझे एक यूजर फ्लो मोटा मोटी बता दो कि मैं कैसे बना सकता हूं। तो एआई या फिर आप खुद से भी क्या करोगे, एक यूजर फ्लो रेडी करोगे कि यार यूजर लॉग इन करेगा, फिर वो डैशबोर्ड पे जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोड रैबिट में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तो मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर भी ऐसा ही करूंगा। फिर वो अपने गिटहब को कनेक्ट करेगा, उसके बाद वो फिर ABCD जो भी चीजें होंगी वो करेगा। अब हमें यूजर फ्लो भी पता चल गया। अब इस यूजर फ्लो में आप देखो कि यार मुझे क्या क्या चीजें नीड है, मतलब मेरी एंटाइटीज क्या क्या है। अच्छा, मेरे पास यूजर है, मेरे पास गिटहब है, मेरे पास गिटहब रिपोजिटरी है, इनका डेटाबेस डिजाइन बनाओ। स्टेप नंबर 1 रिक्वायरमेंट लाया, स्टेप नंबर 2 हमने क्या करा, हमने एक यूजर फ्लो बनाया, स्टेप नंबर 3 हमने डेटाबेस डिजाइन बनाया। यूज एआई, नो प्रॉब्लम, हर कोई यूज कर रहा है, मैं तो बहुत यूज कर रहा हूं, और आप भी प्लीज पीछे मत हटना यूज करने से। टेक स्टैक क्या यूज करना है, तो डिसाइड द टेक स्टैक। उसके बाद एंड में आपकी कोडिंग आती है। फिर आप देखो कोडिंग में भी डायरेक्टली मत शुरू करो, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन इनिशियलाइज करा, स्टेप नंबर 2 ऑथेंटिकेशन डाला, स्टेप नंबर 3 डेटाबेस इनिशियलाइज करा, स्टेप नंबर 4 पे आप देखोगे कि मुझे पहला शुरू कहां से करना है। तो ऐसे जब आप बनाओगे ना, तब आप देखोगे कि हाँ यार मेरे माइंड में कुछ तो आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट मेरे माइंड में ये एक फ्लो रेडी है कि अच्छा दिस इज हाउ इस एप्लीकेशन को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। मैं ऐसे ही सारी एप्लीकेशंस बिल्ड करता हूं, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम सेम अप्रोच ही बताते हैं ऑन चाइकोड। और एग्जैक्टली वहां पर जो डे 1 पर स्टूडेंट थे और 6 महीने बाद वो जो स्टूडेंट होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है, उनका एटीट्यूड ही पूरा डिफरेंट होता है कि आप वो बोलते हैं बस आप रिक्वायरमेंट बताओ हम बना देंगे। तो वो थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ी ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, देन यू विल जस्ट अंडरस्टैंड। तो यही होता है भाई, सिंपल 5 स्टेप है, यू कैन बिल्ड एनी प्रोजेक्ट देन। राइट। एंड यही आई थिंक सबसे बड़ा इशू होता है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हमको स्टेप्स का फॉलो करना है। कोई पहले बैठा बनाने, किसी ने पहले फ्रंट एंड वाला पार्ट बना दिया पूरा का पूरा, जब बैक एंड स्टार्ट कर रहा है, या किसी ने बैक एंड में बना दिया और उसके पास वो वही नहीं है कंटेंट जो उसको फ्रंट एंड की नीड है। तो इस तरीके से उनको वो नहीं होता क्लियर कि पहले क्या करना है। तो एक बार ये स्टेप्स जिस टाइप से आपने स्टेप्स बताए, अगर वो स्टेप्स फॉलो करें तो एक पाथ फॉलो करने से उनको आई थिंक ये इश्यू काफी जल्दी सॉल्व हो सकता है। बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप बना लोगे। फिर मतलब थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली, डे 1 पर नहीं बनेगा, बट डे 2 पे भी नहीं बनेगा, डे 3 पे थोड़ा थोड़ा बनेगा, डे 4 पे शायद और थोड़ा बन जाए। फिर ऐसे ही देखोगे हाँ आपकी प्रोग्रेस हो रही है। बट वही बीच में लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, फिर आपको डे 0 से शुरू करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। राइट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है ये तो हमको पता है, बट जो सिस्टम डिज़ाइन है उसमें हमको कितना डीप जाना चाहिए, मतलब ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें सीखने चाहिए जो कि हमको 90% ऑफ द टाइम हम उन्हें यूज़ करते हैं। सो बिकॉज अगर हम थोड़ा सा सिस्टम देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं सीखने के लिए। सो कितनी रिक्वायरमेंट है कि हमें इतना अगर हमने सीख लिया, ये टॉपिक्स अगर हमने सीख लिए तो इतना काफ़ी होगा। तो यार देखो, सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको सिस्टम डिजाइन के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अब फंडामेंटल्स में जैसे मान लो कि इंटरनेट कैसे काम करता है, डीएनएस कैसे होता है, ये सब एक फंडामेंटल्स आता है। एप्लीकेशन लेयर क्या हो गई, डेटा लेयर कैसे काम करता है। हमेशा जब भी आप सिस्टम डिजाइन में कोई भी एप्लीकेशन को सिस्टम बनाओगे तो पहले आप ये देखो कैसे आप किसी भी एक प्रॉब्लम को एक यूजर के लिए सॉल्व करोगे, देन एग्जैक्ट उस सेम प्रॉब्लम को कैसे आप 10 यूजर के लिए सॉल्व करोगे, कैसे आप 100 यूजर के लिए सॉल्व करोगे। ये 3 स्टेप अगर आपने किसी भी सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए तो आप मिलियन यूजर के लिए भी सिस्टम बना जाओगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि कैसे आप अपने सर्वर को थाउजेंड्स ऑफ यूजर के लिए स्केल कर सकते हो, मतलब आपको स्केलिंग के बारे में सीखना होगा। तो पहला तो फंडामेंटल्स, दूसरा आपको स्केलिंग कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। देन एक चीज होती है असिंक्रोनस आर्किटेक्चर।
अब इसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, तो आप रिसर्च कर लेना इसके बारे में थोड़ा सा, और कि असिंक्रोनस आर्किटेक्चर कैसे आप इस असिंक्रोनस पैटर्न को माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर ऐड कर सकते हो, मैसेज क्यूज कैसे काम करते हैं, पब सब कैसे काम करते हैं, फैन आउट आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। फिर आप कैसे किसी एक एप्लीकेशन को लोकल में डेवलप करते हो और वही एग्जैक्ट एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाने के बाद कितना ज्यादा चेंज हो जाता है, कि जिसमें आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे कि AWS क्या होता है, डिजिटल ओशन कैसे काम करता है, होस्टिंगर कैसे काम करता है, गूगल का GCP कैसे काम करता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। लोड बैलेंसर्स के बारे में पता होना चाहिए, CDNs के बारे में पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग्स। तो ये आपके ना कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, और आपको अगर इतना भी आता है शुरुआत में डेफिनेटली, तो ये इतना हो गया। उसके बाद क्योंकि आज की डेट में AI का जमाना है, तो आपको ना कैसे आप एक AI पावर्ड एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को डिजाइन कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कैसे आप कोई रैग पाइपलाइन लिख सकते हो, कैसे आप अपने AI को लार्ज कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, कि मतलब पूरा एक कोड बेस ही पकड़ा दिया अपने AI को, क्योंकि AI में लिमिटेशन होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो उतना बड़ा नहीं होता। तो वो कैसे आप कर सकते हो, वेक्टर डेटाबेस कैसे काम करता है, वर्कफ्लोस इंजन्स कैसे काम करते हैं, कैसे आप रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो बस अगर आपको इतनी सारी चीजें आती हैं, देन यू आर गुड टू गो। थोड़ा ये बेसिक है, डेफिनेटली सुनने में लग रहा बहुत कुछ है, बट जब आप इनको पढ़ोगे तो विद इन 2 मंथ आप इन सारी चीजों को कवर कर लोगे आसानी से। राइट। सो अभी आपने रैक की बात की, तो रैक जो टर्म है ये भी आजकल काफी ज्यादा यूज हो रहा है, मिल रहा है सुनने को। तो रैक के ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दो कि रैक है क्या एक्चुअल में, एंड एज अ AI फुल स्टैक डेवलपर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज बेसिक से करते हैं एकदम, कि रैग होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है पार्ट, बट इट्स ओके। तो सबसे पहले हम LLMs के बारे में समझते हैं। देखो, LLM का सिंपल काम क्या था, कि LLM का एक इजी काम है कि यार आपने उसको कुछ इनपुट दिया और LLM आपके लिए एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके आपको आउटपुट दे देगा। LLM का सिंपल सा ये काम था। लेकिन LLM में प्रॉब्लम क्या होती है ना, उसमें नॉलेज कट ऑफ होता है। इसका मतलब कि एक LLM को हम किसी एक ही डेट तक ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं। तो उसके बाद जो भी हुआ होता है उसको नहीं पता होता। तो नॉलेज कट ऑफ एक लिमिटेशन। दूसरा, LLM क्योंकि ह्यूमन डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो वो ना शाना होता है। मतलब जैसे इंसान है, अगर उसको कुछ नहीं पता तो वो कभी भी ये प्रिटेंड नहीं करेगा कि यार, मतलब वो कभी भी ये प्रिटेंड नहीं करेगा कि यार मुझे ये चीज आती है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं आता। तो AI भी वैसे ही सेम बिहेव करेगा, वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देगा। वो कुछ भी मतलब उठ पटांग चीजें आपको आउटपुट में दे देगा। अब बोलेगा हाँ भाई, मतलब मैं बोलूंगा मैं सिंगल हूं, नहीं आपकी मैंने देखी थी कल 4 गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसे वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद फिर यहीं पे एक चीज आती है कि या तो आप उस मॉडल को फाइन ट्यून करो। फाइन ट्यून मतलब होता है कि उसको नए डेटा पे दोबारा ट्रेन करो, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है उसके लिए। लेकिन वही एक दूसरा और सिंपल अप्रोच है, सिंपल तो नहीं है ये, बट दूसरा अप्रोच अपने पास रैग। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। मतलब रैग में आप क्या करते हो कि आप कोई भी अपने, मान लो कि आप क्या चाहते हो कि अपना एक कंपनी के लिए AI बॉट बनाना चाहते हो, जिसको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि अब ChatGPT को तो नहीं पता ना कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। जैसे अगर आपके जो वेब वाला जो अपना एजेंसी थी, अब वो मान लो कि उसके अंदर अब क्या क्या हमारी पॉलिसीज हैं, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर करते हैं, नहीं पता AI को। तो हम क्या करते हैं, पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग AI को देते हैं। वो भी कैसे, उस कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट रेडी करा, डॉक्यूमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उसके बाद उसका हम एक वेक्टर एम्बेडिंग्स रेडी करते हैं। अब ये वेक्टर एम्बेडिंग्स थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेक्टर एम्बेडिंग्स का मतलब होता है कि सिमिलैरिटीज वाली जो चीजें होती हैं वो एक साथ आ जाती है और उनका कुछ एक मैथमेटिकल वैल्यू आता है। जैसे जो काऊ है और जो मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो एक साथ आ जाएंगे। अब जो भी वुडन प्रोडक्ट है, जैसे टेबल चेयर, ये सब एक साथ आ जाएंगे, है ना। जैसे डॉग एंड पपी, ये सब एक साथ आ जाएंगे। इनका कुछ सिमिलर मैथमेटिकल वैल्यू आता है। तो ये आपके वेक्टर एम्बेडिंग्स होते हैं और इन वेक्टर एम्बेडिंग्स को हम किसी डेटाबेस में स्टोर करते हैं और इनके लिए एक स्पेशल डेटाबेस आता है जिसको हम वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। जैसे पाइनकोन हो गया, क्वाड्रेंट DB हो गया, बहुत सारे होते हैं और वहां पे रख देते हैं। ये हो गया आपका एक फेज। दूसरे फेज में क्या होता है कि यूजर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे
इस स्पेसिफिक कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताओ, तो क्या होगा कि यूजर के क्वेश्चन का फिर से एक वेक्टर एम्बेडिंग बनेगा। तो अब हमारे पास हमारा डेटा का एम्बेडिंग है, यूजर का एम्बेडिंग है, इन दोनों के बीच में ना सिमिलैरिटी सर्चिंग होती है। अच्छा यार, ये यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है और ये हमारे पास जो डेटा रखा हुआ है, इन दोनों में जो जो मैच कर रहा है, यूजर को टॉप के कुछ 4-5 आंसर्स ला करके दे दो। वो आंसर हम यूजर को दे देते हैं, यूजर को डायरेक्टली नहीं देते, हम एलएलएम को देते हैं। एलएलएम की हम सिस्टम प्रॉम्प्ट एक चीज होती है, उसके अंदर अटैच करते हैं, देन हम उसको एक पर्सनलाइज्ड आंसर देते हैं। तो रैग ओवरऑल यही चीज होती है कि रैग का मतलब सिंपल है कि आप कोई भी अपने पर्सनल डेटा का या कोई भी एक एक्सटर्नल डेटा का कॉन्टेक्स्ट देते हो अपने एआई को, बस दैट्स इट। यही होता है रैग सिंपल भाषा में। ओके, ये आपने मतलब बहुत ही सिंपल वे में बता दिया, बिकॉज इसके ऊपर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो डेट्स नाइस। तो जैसे अभी हमने रैग के ऊपर बात की, तो इसी टाइप से एमएल सीखना कितना इम्पोर्टेंट है या फिर सीखना है भी या नहीं एज अ एआई फुल स्टैक? ये जो क्वेश्चन है ना, काफी सारे लोगों के माइंड में रहता है कि यार मैं अगर एआई इंजीनियर बनना चाहता हूं तो क्या मुझे सच में एआई एमएल सीखने की भी नीड है या फिर नहीं। और वही एग्जैक्ट इसका सेम आंसर आएगा यार कि आप कभी भी किसी कंपनी में जाकर के एआई मॉडल्स तो नहीं बनाने वाले, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहले से ही इंडस्ट्री में 10, 12, 15 साल के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर कहीं पे जाओगे, ठीक है, आप एज अ इंटर्न वहां पे काम कर सकते हो, बट आपको कभी भी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो नहीं, अगर आप एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, कोई मतलब इतना मस्ट नहीं है कि आप वहां पर जाकर के लीनियर रिग्रेशन के मैथमेटिक इक्वेशंस लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करवाएंगे आपसे। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एलएलएम क्या होता है, ठीक है, इतना सीख लिया। टोकनाइजेशन कैसे काम कर सकता है, टेम्परेचर जैसा जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है, ये जो कुछ बेसिक टर्म्स है ना अपने, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है, असिस्टेंट प्रॉम्प्ट क्या होता है, बस अगर आपको ये कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज है, और अगर नहीं है तो इवेंचुअली आप सीख लोगे। अगर आपको बस इतनी भी चीजें आती हैं, देन यू आर गुड टू गो। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपरली हार्डकोर एमएल में जाना पड़ेगा, वहां पे जाकर के मॉडल्स ट्रेन करने पड़ेंगे, कोई नहीं कर रहा है ऐसा, और ऐसा करना भी नहीं है। राइट, तो यही है भाई। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स सीखने की कोई नीड नहीं है मतलब। हाँ, अगर आप अपने इंटरेस्ट से सीखना चाहते हो तो ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप कोई सी भी कंपनी में जाओगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये नहीं होती कि आप उनके लिए वो मैथ इक्वेशन सॉल्व करो, उनके लिए आप मॉडल बनाओ। नहीं, हर कोई बना बनाया, क्योंकि किसी के पास इतनी फंडिंग नहीं है। राइट। अगर सच में ऐसा ही होता हो तो इंडिया का अब तक अपना खुद का एआई मॉडल आ चुका होता, करेक्ट, जो कि एंथ्रोपिक जैसे मॉडल्स या ओपन एआई जैसे मॉडल, डीप सिक जैसे मॉडल्स निकाल चुका होता है, जो कि नहीं निकला है। राइट, तो ठीक है, ऐसा मतलब। राइट, ओके। ये चीज है भाई। ये भी काफी ज्यादा डाउट रहता है, तो ये भी अभी हमने साथ में कर लिया क्लियर, बिकॉज स्टूडेंट्स काफी पूछते हैं ये भी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवऑप्स। हाउ इम्पोर्टेंट इज डेवऑप्स, एंड अगर इम्पोर्टेंट है तो ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर वो हैं टूल्स या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीखना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डॉकर हो गया, CI/CD पाइपलाइन हो गया, राइट। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। यार देखो, जब भी अगर आप डेवऑप्स में आना चाहते हो तो डेवऑप्स एक ठीक है, अब यू नीड, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो अलग से वहां पे डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं हमारे पास, बट स्टिल अगर आप कभी भी एक बेसिक नॉलेज भी लेना चाहते हो डेवऑप्स के, तो सबसे पहली चीज कि जो भी वर्जन कंट्रोलिंग होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंटेनर्स कैसे काम करते हैं जिसके अंदर आप डॉकर यूज करोगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। CI/CD पाइपलाइंस कैसे लिखे जाते हैं, जिसमें गिटहब एक्शंस, गिटलैब, CI/CD, ये बेसिक चीजें। देन क्लाउड की नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज होती है टेराफॉर्म करके, राइट। अब वहां पर आपको पता होना चाहिए जहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड लिखते हो, तो हाँ, ये बहुत सारी चीज होती है इसके अंदर। देन आपको क्यूबरनेटीज का एक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आप मल्टीपल जो आपके कंटेनर्स हैं उनको एक ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो, उनको मतलब कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो आप क्यूबरनेटीज के बारे में पढ़ सकते हो। फिर कुछ रिवर्स प्रॉक्सीज जैसी चीजें होती हैं जिसमें एनजिनिक्स, कैडी जैसी चीजें होती हैं, ये पढ़ सकते हो। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही कुछ बेसिक चीजें होती है। वर्जन कंट्रोलिंग सबको आता है, कंटेनराइजेशन, बेसिक डॉकर हर किसी को आता ही है, इवेंचुअली सीख ही लेता है। CI/CD भी
हर कोई सीखता है। क्लाउड एक एक्स्ट्रा, तो आप एक क्लाउड के बारे में थोड़ा और ध्यान दे सकते हो, जिसमें आप AWS, GCP, Azure तो आई हेट, बट ठीक है। इसके बाद आप टेराफॉर्म के बारे में सीखोगे। Kubernetes इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंपनी Kubernetes यूज नहीं करता, बट जैसे आप स्केल हिट करते हो देन यू नीड टू लर्न अबाउट Kubernetes। फिर आप रिवर्स प्रॉक्सीज के बारे में सीखोगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप आ जाता है कि कैसे आप लॉगिंग वगैरह कर सकते हो, कैसे आप एरर ट्रैकिंग करोगे, आप सीक्रेट मैनेजमेंट कैसे करते हो, सर्वरलेस आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड करोगे, आपका नेटवर्किंग कैसे मतलब वहां पर यूज हो रहा हो। तो यही कुछ बेसिक चीज है जो कि आप इवेंचुअली 4 से 5 महीने के अंदर आराम से सीख सकते हो। तो ये चीज है भाई। ओके, अगर आप इतना डेवऑप्स में कर लेते हो सो डेट इज इनफ, इतना काफी है। इनफ। अब आप लिनक्स और अच्छे से सीख लेना, बाकी ऑल गुड। सो अगर इतना तो डेवऑप्स में अगर मैं डेवऑप्स में सीक्रेट बताऊं तो ज्यादातर आप टेराफॉर्म के साथ ही काम करते हो और Kubernetes के बारे में सीखते हो बस। अगर आपको Kubernetes आता है तो आप अपने आप को डेवऑप्स इंजीनियर कह सकते हो बस। ओके, तो इतना आप करके एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल, उनको कैसे प्रोडक्शन पे मैनेज करना है वो हो सकता है आराम से। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पहले मिस कर दिया डेटाबेस के ऊपर कि एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन कैसे करते हैं, बिकॉज ये भी एक काफी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। मैंने देखा है अगर वो एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसका डेटाबेस आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड करना है, ये एक काफी बड़ी दिक्कत आती है उन्हें। तो इसके ऊपर आप कैसे गाइड करना चाहोगे? देखो, डेटाबेसेस में भी हमारे पास अब आज के डेट में ना बहुत सारे टाइप के डेटाबेसेस आ गए हैं। राइट। SQL डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस। तो जो ट्रेडिशनल डेटाबेस जहां हर जगह यूज होता है विच इज SQL और NoSQL। और NoSQL को भी अगर हम साइड करते हैं तो SQL में PostgreSDB आता है जो कि हर जगह वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक होता है अपने पास एक और, वो SQL बेस्ड ही होता है। तो कभी भी जब भी आप कोई एक डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो तो ये देखो कि डेटाबेस कौन सा चूज करा आपने। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा गो विथ PostgreSQL। वो बहुत अच्छा डेटाबेस है, सारे काम कर देता है। उसके बाद उस डेटाबेस में आपने रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज करे हुए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार अगर एक यूजर है, यूजर किन किन टेबल से कनेक्टेड है, आप कैसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो, तो उसका आपको अलग से एक टेबल रखना पड़ेगा। तो मोर ऑफ कि आपके रिलेशनशिप्स किस वे में मैनेज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप एक डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हो तो अगेन ये एक बहुत ही जेनरिक है, बट यही चीज होती है कि आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हो। उस बेसिस पर आपने कैसा डेटाबेस डिजाइन करा वो भी आपको डे 1 पे समझ में नहीं आएगा। आपको देखोगे आपकी एप्लीकेशन जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे वैसे आपका DB डिजाइन चेंज होगा, काफी सारे टेबल एक दूसरे से दोबारा डिटैच होंगे फिर अटैच होंगे। तो एक डायरेक्ट आंसर तो मेरे पास नहीं है कि कैसे हम बना सकते हैं, बट अगेन वही 2 से 3 चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा आप सेपरेट रखोगे चीजों को। ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि अगर आप कोई 2 टेबल का डेटा रख रहे हो तो उसको अलग टेबल में हमेशा रखो ताकि आप उसको अच्छे से ट्रैक करो। एक ही टेबल में सारा डेटा मत रखो, अलग अलग टेबल में अलग अलग डेटा को, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रखो। दैट इज द मेन थिंग। चीजों को सेपरेट रखो, चीजों को मॉड्यूलर रखो जितना ज्यादा हो सके बस। तो यही एक चीज है, मतलब ऐसे, क्योंकि ये काफी एक जेनरिक स्टेटमेंट हो जाती है कि अच्छा डेटाबेस हम कैसे डिजाइन करें। दैट्स व्हाई। ओके, सो ये हम थोड़ा सा जो एक इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो ना आप एक पूरा एक वो बताओ कि व्हाट डज अ प्रोडक्शन लेवल फुल स्टैक एप्लीकेशन कंटेन। उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड टू डेटाबेस टू सिस्टम डिजाइन टू LLMs एंड AI। पूरा जो सिस्टम होता है अपना, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स एंड टूल्स होते हैं विच मेक्स अ एप्लीकेशन फ्रॉम अ बेसिक टू अ प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन। इंटरेस्टिंग। हम समझते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती होगी, बट ऐसा नहीं है। साइकोड में एक इंटरनल, मतलब वो तो सभी स्टूडेंट के लिए एक है मास्टर जी करके एक एप्लीकेशन है। उस मास्टर जी में ना हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें एक चीज है टाउन हॉल मतलब जैसे डिस्कॉर्ड होता है ना अपना, तो हमने उसको मास्टर जी के अंदर ऐड कर दिया, जहां पर जितने भी कोहोर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना खुद का एक चैनल मिला होता है जिसके अंदर सारी चीजें प्रॉपर चैटिंग्स हो रही होती है। और उस एप्लीकेशन के अंदर वी हैव नियरेस्ट टू 100 के यूजर्स। ठीक है, उसके अंदर 100 के यूजर्स साइन अप है नियर।
तो उसमें क्या होता है, बहुत स्केल पर है, 100K यूजर इज रियली नाइस स्केल, राइट। और वहां पर हम हर मंथ में करोड़ों मैसेजेस हैंडल करते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ मैसेजेस, उससे भी ज्यादा ही चले जाते हैं। और उनका सिंपल सा आर्किटेक्चर है कि हमने फ्रंट एंड को रिएक्ट में रखा हुआ है, ओके। बैक एंड की जितनी भी सारी चीजें वो सुपरबेस हैंडल करता है। सच में वो सुपरबेस हैंडल करता है। डेटाबेस के लिए वही हम पोस्टग्रेस को यूज करते हैं, जो भी रियल टाइम के लिए एक चीज होती है एबली करके। तो आर्किटेक्चर देखो कितना इजी है। और जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग वगैरह होती है, जो भी कुछ लॉन्ग रनिंग टास्क होता है, उसके लिए हमने अलग से एक VPS ले रखा है डिजिटल ओशन पे, वहां पे सारे काम होते हैं। तो सिंपल मेरा मतलब कहने का ये मतलब है कि जब भी आप इतने बड़े एप्लीकेशन पे जाते हो तो ये देखो कि आप कितने सिंपल से सिंपल वे में टेक स्टैक को चूज कर सकते हो, Right. ताकि आपका ज्यादा ध्यान टेक स्टैक चूज करने में ना चला जाए। मेन चीज होती है कि एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डालो। जब आप प्रोडक्शन में डालोगे, जहां वो फटेगा तो उस चीज को पिकअप करो और इस पे काम करना शुरू करो। तो वहां से आपका एप्लीकेशन क्या होता है कि रोबस्ट बनना शुरू होता है। फिर दूसरे दिन दूसरी चीज फटेगी, फिर आप उसको पिकअप करोगे, उस पे काम करना शुरू करोगे। Right. ऐसे आप देखोगे कि डे 1 पर स्केल नहीं हुआ एप्लीकेशन, लेकिन जब डे 100, 1 साल बाद, 2 साल बाद देखोगे कि हाँ मिलियन यूजर भी हैंडल कर रहे हैं, 2 मिलियन यूजर भी हैंडल कर रहे हैं बड़ी आसानी से। तो ये कब हुआ? जब आपने प्रोडक्शन में डाला एप्लीकेशन को। काफी सारे लोग बस लोकल होस्ट डेवलपर बन के रह जाते हैं और कभी भी कोई एप्लीकेशन को डिप्लॉय ही नहीं करते। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि यार ये मेरी जो एप्लीकेशन है कितना लोड सह सकती है। तभी तो उनको पता चलेगा कि मुझे किस एरिया में उसको वो करना है, इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं एक सिंपल सा आपको बताऊं कि क्या टेक स्टैक होना चाहिए, तो अगर आप क्विकली कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में डालना चाहते हो, कोई भी आप बस टेस्ट करना चाहते हो, एक बेसिक MVP लेकर के जाना चाहते हो, तो Next.js को मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि वो आपका फ्रंट एंड भी मैनेज कर देता है, आपका बैक एंड भी मैनेज कर देता है, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा कुछ कर देता है। तो Next.js एक सिंगल फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, उसको यूज कर सकते हो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे एप्लीकेशन में मिलियंस ऑफ यूजर आ सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन में बहुत लॉन्ग रनिंग टास्क भी हैं, तो अपना बैक एंड हमेशा सेपरेट रखो, फ्रंट एंड हमेशा सेपरेट रखो। एक और आप मतलब एक मशीन और ले सकते हो जहां पर आपके जितने भी क्यूज के रिलेटेड काम होंगे वो होंगे। इतने में आपका एप्लीकेशन आराम से 10,000 1 लाख यूजर को हैंडल हो जाता है। तो सिंपल रखो टेक स्टैक, बस ये देखो कि टाइम के साथ कहाँ इश्यू हो रहा है और उस पे बस काम करते रहो, तो आपका एप्लीकेशन स्केल होता रहेगा, प्रोडक्शन में जाता रहेगा। ये होता है। प्रोडक्शन में डाल के देखो एक बार, आगे का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। राइट। जितना मुश्किल हम समझ रहे हैं इतना मुश्किल है नहीं एक्चुअली, जो चीज आप सीख रहे हो वही है। कुछ भी नहीं है। हाँ बस राइट राइट। बस थोड़ा प्रोडक्शन में जाने के बाद 1-2 चीजें चेंज हो जाती है, सब सेम ही रहता है। हाँ करेक्ट करेक्ट। एंड वो आप तभी सीख पाओगे जब आप डाल के देखोगे प्रोडक्शन में। मतलब डाल के देखो हाँ कि कैसे 10 यूजर मेरे उस पर बिहेव कर रहे हैं, कैसे 100 यूजर काम कर रहे हैं, 1000 यूजर। तो इसमें ना एक तो आप प्रोडक्ट बिल्डिंग सीख जाओगे, यूजर को कैसे प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ये सीख जाओगे, तो काफी सारी लर्निंग हो जाएगी बस एक ऐप प्रोडक्शन में डालने से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ऐसे ही ना आप कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज बताओ जो हम अपने रेज्यूमे के अंदर भी डाल पाए एंड उनसे हमें एक ओवरऑल लर्निंग मिल जाए। तो देखो जैसा AI का जमाना, तो आपको हर जगह AI तो चिपकाना पड़ेगा आज के लिए, देयर इज नो सेकंड चॉइस। तो मैं आपको 3, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा ना हो कि आपके पास 10 प्रोजेक्ट हैं जो कि बेसिक लेवल के हैं, 2 ही प्रोजेक्ट बनाओ बट अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बनाओ। तो अगर मैं ओवरऑल इतना सब देखने के बाद जहां पे आपकी लर्निंग भी अच्छी हो, इंटरव्यूअर देख के इंप्रेस भी हो जाए कि अच्छा आपने ऐसा कुछ बनाया, एक तो आप V0 जैसा एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करो। सबसे पहला आई सजेस्ट यू कि V0 की जैसे वर्सल का प्रोडक्ट है, जहां पे आप प्रॉम्प्ट देते हो, हाँ वो आपके लिए एप्लीकेशन बना देता है। तो इसमें ना आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी, कैसे आप बैकग्राउंड जॉब हैंडल करते हो, कैसे आप सैंडबॉक्सिंग के साथ काम करते हो, कैसे आप मल्टीपल अपने AI को टूल्स देते हो। तो ये हो गया एक। दूसरा एप्लीकेशन आप N8N जैसी जो एप्लीकेशन है इनका क्लोन बनाने की कोशिश करो, कि कैसे आप मल्टीपल वर्क फ्लोज, कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म को आप इंटीग्रेट करवा सकते हो अपने साइट के ऊपर। तो इसमें भी आपकी बहुत लर्निंग होगी। और तीसरा प्रोजेक्ट आप रेडी कर सकते हो एक वही कोड रैबिट जैसा जो क्लोन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत सारी लर्निंग होगी और काफी नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है। हर कोई नहीं बिल्ड कर पाते ऐसे एप्लीकेशन। ये कुछ 3 यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, स्टैंड आउट कर सकते हो किसी भी डे पर। राइट राइट। ये मतलब काफी नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट आइडियाज आपने शेयर किया। अगर इनमें से एक भी अपन बिल्ड कर लेते हैं ना, वो भी एक काफी अच्छी वैल्यू ऐड कर देगा। यस, तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। राइट राइट। साथ में ना
इंटरव्यू प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। लाइक अगर मेरे को सपोज आपने जो भी अब तक पूरा बताया वो सब कुछ मैंने सीख लिया अच्छे से, सब कुछ मेरे को आ गया, मैंने प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर लिए। सो अभी मैं एज अ एआई फुल स्टैक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लाइक जो एआई फुल स्टैक है वो तो है ही, मतलब जो मैंने पढ़ा है वो तो काम आएगा ही, साथ में सिस्टम डिजाइन एंड टीएसए वगैरह सारा कुछ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आजकल काफी सारी कंपनीज अपना इंटरव्यू प्रोसेस चेंज कर रही है, लेकिन अब इसको अडॉप्ट होने में 5 साल है। अभी एकदम से कोई भी चेंजेस नहीं आते। राइट। तो वही हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच रहता है, क्योंकि अभी मेरे पास इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी लिए हैं रिसेंटली। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि लोग कहते हैं कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बट क्योंकि टेबल के इस साइड रह करके मुझे पता चला कि जॉब तो बहुत सारी हैं, बट एक्चुअल में जो कैंडिडेट्स है ना, वो उन पे रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है। राइट। या तो कैंडिडेट से कोई हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा, वो कैमरा ऑफ करके चले गए, आए ही नहीं दोबारा। तो ये एक बिहेवियर अपना जो है उसको थोड़ा ठीक रखना है आपको। तो कैसे वेल मैनर्ड, आपका कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके माइक अच्छे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इन चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करते, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि अगर आप कल को वर्क फ्रॉम होम करोगे तो यार एटलीस्ट चेहरा तो दिखना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। तो जब भी किसी इंटरव्यू में अगर आप ऑनलाइन अपीयर करने वाले हो तो मेक श्योर इन्वेस्ट ऑन गुड माइक, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत जल्दी जज करेगा आपको। आपका कैमरा एटलीस्ट दिखना चाहिए अच्छे से। 2 चीजें। इसके बाद आते हैं टेक्निकल की तरफ। डीएसए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे डीएसए क्वेश्चंस करना, 1000-2000, टाइम वेस्ट है। बेसिक पैटर्न्स के बारे में सीख लो कि कैसे ये सारे पैटर्न्स काम करते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर 1-2 क्वेश्चन तो पूछेगा आपके लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट की बात शुरू हो जाती है। तो आपने अगर अपने रिज्यूमे में कोई भी प्रोजेक्ट मेंशन करा है, मेक श्योर आपको उस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, कैसे ये प्रोजेक्ट का ये फीचर काम करता है। क्योंकि जो इंटरव्यू आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बेवकूफ नहीं है, वो भी इस चीज से होके गुजरा। उसको पता है मुझे इंटरव्यूअर मतलब स्टूडेंट से क्या पूछना जो कि वो अटकेगा। अगर आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट मेंशन करा है, उसके बारे में बहुत अच्छे से इन डिटेल डेप्थ में रिसर्च करके जाना, वरना मत जाना। तीसरी चीज, थोड़ा काम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे कर लोगे, और यही बेसिक। और आपको थोड़ा एआई टूल वगैरह चलाने आनी चाहिए, जिसमें क्लाउड कोड हो गया, कर्सर हो गया। आजकल कंपनियों की बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि यार ये बंदा थोड़ा डीएसए के, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो नहीं कर पा रहे। मतलब जॉब है मार्केट में, लोगों ने खामों का हुआ बना रखा है, देयर इज नो जॉब, एआई जॉब खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई थी हमारे पास कि हमें 10 से 15 स्टूडेंट्स चाहिए। हम उनको 5 स्टूडेंट भी नहीं दे पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास स्किल्स ही नहीं है। राइट। स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हमने बहुत सारे 50-60 स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए, जिसमें से बस हम 5 से 6 स्टूडेंट्स निकाल पाए। तो इससे पता चलता है कंपटीशन, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है, बट उस भीड़ में जो सच में स्टैंड आउट कर रहा है वो कुछ गिने चुने ही है, जो कि हर जगह ऐसा ही होता है। तो अपना कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो, माइक और कैमरा में इन्वेस्ट करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, बट प्लीज एक अच्छा माइक ले लो जो कि एटलीस्ट साउंड आपकी सही से जाए। टेक्निकल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। डीएसए वगैरह पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, ज्यादा नहीं, बट थोड़े 75-80 क्वेश्चन जो शीट होती है लीड कोड की, वो लगा लो। उसके बाद प्रोजेक्ट आप पे 2 से 3 अच्छे होने चाहिए, और उस प्रोजेक्ट के बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर तुमने 10 क्वेश्चन पूछे, अगर आपने 6-7 भी सही बता दिए तो आप अगले राउंड में जा रहे हो। तो यही चीज होती है। एंड आल्सो सिस्टम डिजाइन। हाँ, सिस्टम डिजाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको बनाने से पहले डेफिनेटली एक सिस्टम डिजाइन होगा ना। उस प्रोजेक्ट के अराउंड में ही वो सारी चीजें कवर होती हैं कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करा। अच्छा, इसको अगर 1 मिलियन यूजर के लिए स्केल करना हो तो वो कैसे करोगे, या मुझे एक वीडियो ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन का सिस्टम डिजाइन बना करके दिखाओ तो कुछ, या फिर आप मुझे एक यूआरएल शॉर्टनर का सिस्टम डिजाइन बना करके दिखाओ, या मुझे आप ये बताओ कि एक किसी प्लेटफॉर्म को 1 मिलियन यूजर के लिए स्केल करना हो तो वो कैसे करोगे। तो ये सब आपके प्रोजेक्ट के अराउंड ही क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसी प्रोजेक्ट को आपको 1 मिलियन यूजर पे ले जाना हो तो क्या आप आर्किटेक्चर फॉलो करोगे। तो प्रोजेक्ट के अराउंड ही ये सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व करने वाले हैं आपके। तो प्रोजेक्ट अच्छे रखना मेरे दोस्त, बस। एंड लाइक अभी आपने बोला कि आपने इंटरव्यूज वगैरह लिए इतने सारे, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी वो है मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, लाइक वेदर इट इज कि वो को सीख रहे हैं स्किल सेट उसके अंदर, या फिर वो इंटरव्यू दे रहे हैं उस टाइम पे, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो वो सबसे ज्यादा करते हैं एंड वो उन्हें ठीक करनी ही चाहिए। वही पहली चीज जो मैंने बोला है, अपना माइक और कैमरा
जितना जल्दी हो सके उसको ठीक कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब सामने वाला सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहा है तो हम कैसे जज करेंगे उसको। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज लाइक वो क्या बोल रहा है, कभी कभी वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बोलते बोलते आप ए डायरेक्शन में बोल रहे हो बट आप बी डायरेक्शन में चले जाते हो, तो आप क्या बोल रहे हो बोलने से पहले थोड़ा सोचो, तभी एक अच्छे तरीके से आंसर को फ्रेम करके बोलो, ठीक है। थोड़ा टाइम ले सकते हो, इट्स ओके। और तीसरी चीज, इंटरव्यूअर जो आपको कह रहा है वो आप ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है। जो भी कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, जब वो अपनी पूरी बात खत्म कर ले उसके बाद ही अपना जो मुंह से कोई भी एक शब्द निकालो। तो मेनली आपके बिहेवियर को ही देखा जाता है इंटरव्यू के अराउंड, कि यार अपना थोड़ा बैठने का तरीका थोड़ा सही रखो। कोई जरूरत नहीं कि आप प्रॉपर फॉर्मल्स में आओ, इट्स ओके, आप कैजुअली भी जा सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो, अगर जाके कहीं दे रहे हो तब तो डेफिनेटली फॉर्मल्स में ही जाना चाहिए। तो ये 3 से 4 चीजें अगर आप ठीक कर लोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग दिखने शुरू हो जाओगे, दैट इज माय गारंटी। राइट। एंड आल्सो जब एज अ बिगनर मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कोई भी टेक स्टैक कोई भी सपोज मैं नेक्स्ट जैसी सीख रहा हूँ, तो व्हाट्स द राइट अप्रोच टू लर्न एनी टेक्नोलॉजी? मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज सीखने के लिए आपको पहली चीज एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए, दूसरी चीज आपको कम्युनिटी चाहिए। अगर आपके जैसे 3-4 लोग आपके साथ नहीं है तो आप 2 दिन सीखोगे, तीसरे दिन बोर होकर के छोड़ दोगे। तो जहां भी सीख रहे हो एक ऐसी जगह से सीखो जहां पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे काम दिए जाते हैं। तब आप देखोगे कि यार इतने सारे लोग मिलके एक ही चीज सीख रहे हैं, तब आपको ना मजा आएगा वो चीज सीखने में। तब आप दिन के 12 घंटे 15 घंटे भी लगा दोगे उस काम को और आपको पता ही नहीं चलेगा यार इतना टाइम हो गया, मैं इतने टाइम से सारी चीजें सीख रहा हूँ। तो वही है कि पहली चीज आप अपने जैसे लोग ढूंढो, मतलब कम्युनिटी अपनी बिल्ड करो। दूसरी चीज आप जो भी सीख रहे हो उसको कंसिस्टेंटली सीखते रहो। और एक बार में सब नहीं सीख सकते, इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड और एक गाइडेड पाथ को हमेशा फॉलो करना चाहिए। इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि यार आप किसी भी एक मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे कोर्सेज में आओ, कोई भी कोर्स की प्रमोशन यहाँ नहीं हो रही है ना, ठीक है। तो आप किसी भी कोर्सेज में अगर एनरोल करते हो तो उनका जो भी सिलेबस होता है आप उनको देख लो कि यार ये स्ट्रक्चर्ड वे में कोई चीज सोच के किसी ने वो सिलेबस रेडी करा होगा, राइट। आप वहां से जाकर के पढ़ना शुरू करो। एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी जब लर्निंग करोगे ना तो आप देखोगे कि यार कि हाँ मैं सही में सीख पा रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि मुझे नेक्स्ट ईयर सीखना है, अब नेक्स्ट ईयर में क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या प्रीरिक्विजिट है, कि 3-4 चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कैसे सीखोगे, राइट। तो हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड और एक गाइडेड पाथ को फॉलो करो, कंसिस्टेंटली लर्न करते रहो, अपने जैसे लोग ढूंढो और उनके साथ लर्न करना शुरू करो, बस सीख जाओगे। मैं भी यही चीज बताता हूँ कि थोड़ा सा पहले, अब तो आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, चैट जीपीटी, थोड़ा सा पहले देख लो कि हाँ मेरे को ये चीज सीखनी है तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे को सीखने हैं, कैसे सीखना है, क्या बेस्ट रिसोर्सेज है जहाँ से मैं सीख सकता हूँ। अगर आपको कहीं से सीखना है फ्री में तो पहले थोड़ा सा देख लो कि क्या कैसे सीखना है, देन यू कैन स्टार्ट। तो वही चीज मैं भी बोलता हूँ। बिल्कुल, हाँ। और कभी भी जैसे ये छोटी मोटी चीजें होती है ना कि यार मुझे एक डिप्लॉयमेंट सीखना है, तो डिप्लॉयमेंट कभी भी ना इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि यार मुझे डिप्लॉयमेंट सीखना है, तो आपने $5 की एक मशीन ले ली, उसके ऊपर देख लिया मुझे डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो हमेशा मतलब ये थोड़ा ऐसा अजीब साउंड करेगा बट कभी भी इन्वेस्ट करने से पीछे मत हटना। $5 $10 आप घर से बाहर निकलते हो, 200-400 रुपए ऐसे ही खा के आ जाते हो, बिल्कुल। बट वही चीज अगर अपनी लर्निंग में लगा करके सीख लोगे कुछ तो वो आपको 100x 20x रिटर्न्स दे देंगी इन फ्यूचर। राइट। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है, बिकॉज जो आप अपनी लोकल मशीन है उस पर कर रहे हो डिप्लॉय उसमें, और जो रियल वो उस पर करने में काफी ज्यादा वो रहता है डिफरेंस। जब तक आप खुद से नहीं देखोगे करके तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास एक तो खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, और उस वेबसाइट के ऊपर आपका एक लिंक, मतलब जो एक डोमेन है, आपने डोमेन के ऊपर इन्वेस्ट करा हो। ऐसा ना हो कि आपने वर्सल के ऊपर ही डिप्लॉय कर दिया और वर्सल के डोमेन आप दे रहे हो, वेरी रॉन्ग। बहुत गंदा इंटरव्यू के ऊपर एक वो जाता है। आप बोलोगे यार हम तो स्टूडेंट है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। यार कॉलेज में आप लाखों फीस भर रहे हो ना, तो 1000-1500 रुपए निकाल करके एक डोमेन नहीं ले सकते। डोमेन जिसमें आप अभी तो कितने का है, 100-200-300 रुपए का। अब नेम चीप जैसे एप्लीकेशन पे जाओ, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास एक ईमेल आईडी होगी, तो गिटहब डेवलपर पैक के अंदर आपको फ्री में डोमेन मिल जाता है।
तो डोमेन्स के ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करो। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप किसी इंटरव्यूअर को दिखा रहे हो, मेक श्योर वर्सल के लिंक पे ना हो, उसको हटा दो वर्सल के लिंक से, एक जो अच्छा डोमेन है उसके ऊपर अटैच करके तब शेयर करो, तो एक बहुत अच्छा आप स्टैंड आउट करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपने सही पॉइंट किया डिस्कस, बिकॉज ये भी काफी किया मैंने नोटिस, लोग काफी ज्यादा करते हैं ऐसा। राइट कि वर्सल वगैरह पे होस्ट करा ठीक है, लेकिन डोमेन प्लीज डोमेन पे इन्वेस्ट कर दो। हाँ, होस्टिंग का ठीक है, होस्टिंग में इशू नहीं है, बट डोमेन तो एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट ऑन इट। यस। ओके, सो एट लास्ट ना एक कंप्लीट रोड में बता दो, इफ समवन स्टार्टिंग देयर कॉलेज, लाइक अभी कॉलेज स्टार्ट हुए हैं इसी मंथ से, सो जिन बच्चों ने अभी कॉलेज स्टार्ट किया है उन्हें अगर नेक्स्ट 1 ईयर में 2 ईयर में AI फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उन्हें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड क्या रोड में फॉलो करना चाहिए? वेरी नाइस। तो यार पहले हम डेवलपमेंट साइड की बात करते हैं। डीएसए का सबको क्लियर है कि आपको क्या करना है। डीएसए की पहले बात कर लेता हूं मैं कि डीएसए में बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि डीएसए में करना भी है नहीं करना। बिल्कुल करना है, डेली ज्यादा नहीं, डेली एक क्वेश्चन डीएसए का सॉल्व करना है। क्या करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में आज आपका डे 1 है या आपको 6 महीने हो भी गए, तो आज से मान लो कि आज से आपका डे 1 है, डेली बस एक डीएसए के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ। डेवलपमेंट मतलब कि कैसे आप कोई ऐप या कोई एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप शुरू कर रहे हो हमेशा, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, डजेंट मैटर, कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है, कॉलेज को भूल जाओ, आप अपनी अलग से पढ़ाई करो। तो जो भी आपके फंडामेंटल्स होते हैं कि यार नेटवर्किंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में पढ़ो। पहले 6 महीने आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करो, नोट्स वगैरह बनाओ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आ जाओ कि आप अब कोई भी आपने एक फील्ड चूज करी। इट कैन बी मोबाइल डेवलपमेंट, इट कैन बी वेब डेवलपमेंट। तो मैं आपको शुरू करूंगा, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट विथ ए लैंग्वेज। आपके कॉलेज वगैरह में सी वगैरह पढ़ाएंगे, वो आप पढ़ते रहना, बट आप एक जावास्क्रिप्ट पिकअप कर लो। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सारे काम हो जाते हैं आपके। लैंग्वेज डजंट मैटर, अगेन मैं कह रहा हूं, बाद में आप चेंज ही करने वाले हो उसे। तो आपने जावा या जावास्क्रिप्ट जो भी आपको चाहिए था आपने चूज कर लिया। उसके बाद आप बेसिकली क्या करोगे, आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में आपको कम से कम 2-3 महीने 4 महीने लगाने हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। फिर आप यही करते करते जितना भी आपको टाइम लगे, डजंट मैटर। आपके कॉलेज में बहुत टाइम होता है, मान लो 2 साल लेके चलता है, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आप इंटर्नशिप वगैरह सर्च करते हो। राइट। फिर आपने वही जो एक मन स्टैक का नॉर्मल फ्लो होता है कि हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड CSS हमने सीखा, फिर हमने रिएक्ट सीखा, फिर हमने नेक्स्ट.js सीखा, फिर हम लोग बैकएंड की तरफ आ गए जहां पर हमने Node.js सीखा, Express.js सीखा, डेटाबेसेस सीखे। दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। इतना जब आप सीख लोगे, इतना ही सीखने में आपको 1 साल लग जाने वाले, 1 से 6 साल, मतलब 6 महीने से 1 साल आपको आराम से लगने वाला है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इवेंचुअली एक्सप्लोर करोगे अगर आप कहीं से आप पढ़ रहे हो तो। राइट। उसके बाद आते हैं AI की साइड में। अब आप क्या करो कि AI के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। ठीक है, कि भाई LLMs क्या होते हैं, रैग्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे मैं AI SDKs वगैरह यूज करके कोई भी एक टूल बना सकता हूं, उनको कैसे मैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूं। फिर आप ना प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, आपने सीख लिया, वेरी गुड, क्योंकि आप ये चाहोगे कि यार मैं सब कुछ सीख रहा हूं, मेरे माइंड में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो फिर जो है आपके प्रोजेक्ट बनाने शुरू करें। आपके पास 10, 15, 20 प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे बनाए, उससे थोड़े बड़े बनाए, उससे और बड़े बनाए। तो अब आपके फुल स्टैक आता है, आपने AI सीखा, इन दोनों को अटैच करके 10-15 प्रोजेक्ट बनाए। सारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, गिटहब पे सोर्स कोड है। खुद की मदद से कुछ भी एक रैंडम एप्लीकेशन पिकअप करा, उसको बिल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन की तरफ मूव करोगे। अब आप सिस्टम डिजाइन के बारे में पढ़ना शुरू करोगे। क्या होता है वर्टिकल स्केलिंग, क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कैसे इन सबको हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे आप 1 मिलियन यूजर तक किसी एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हो, कैसे क्यों काम करता है, कैसे, मतलब बेसिक चीज है। डन। इसके बाद फिर आप क्या करोगे कि लर्न इन पब्लिक करना शुरू करोगे। मतलब, और ये सब शुरू से ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अभी करोगे, ये साथ के साथ कर रहे हो आप। ट्विटर पे जितना ज्यादा एक्टिव हो सको प्लीज एक्टिव हो जाओ, और वहां पर आप जो भी सीख रहे हो डेली बेसिस पे शेयर करो, अपने थॉट्स शेयर करो। मैंने ये सीखा, शेयर कर दिया, मैंने ये सीखा, मैंने शेयर कर दिया, कुछ नया लॉन्च हुआ उसके ऊपर मैंने अपने थॉट्स रख दिए। इससे क्या होगा कि आप रिकॉग्नाइज हो गए, लोगों की आपके ऊपर नजर जाएगी, यार ये बंदा बहुत एक्टिव है, कुछ तो सीख रहा है, चलो उसको फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप, आपके जैसे जो लोग हैं या आपसे जो बड़े इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं,
उनको कोल्ड मैसेजेस भेजना, कोल्ड डीएम्स भेजना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपके कनेक्शन बनेंगे। और कनेक्शन अगर आपके अच्छे हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स आने शुरू हो गए। क्योंकि कोई भी किसी के पास अगर रिक्वायरमेंट आती है, जैसे अगर आज की डेट में मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आई, तो जो मेरे पहले कनेक्शंस होंगे मैं उनको ही पूछूंगा ना कि भाई क्या आप ये कर सकते हो, उसके बाद मैं कहीं और जाऊंगा। तो आप प्लीज मेक श्योर कि जितने ज्यादा कनेक्शन बना सको लोगों से, कनेक्शन बनाना शुरू करो थ्रू आउट योर कॉलेज। और इंस्टा पे एक पेज प्लीज बना लेना, यूज करने के लिए नहीं, उसके ऊपर कंटेंट शेयर करने के लिए। क्योंकि कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है आज के डेट में। आपको जो भी आता है शेयर करो, लोगों से नेटवर्क बनाओ, और फिर आप देखोगे इवेंचुअली अपने करियर का, जो आपने फर्स्ट ईयर में शुरू करा था और आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स ने शुरू करा था, अगर वो ये सब नहीं कर रहे और आपने बस कंटिन्यू करते रहे, अपना हेड डाउन नीचे करा, बस काम कर रहे हैं, मजे भी लेना है बट ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लोगे, आप अपनी ग्रोथ देखना, आप यहां पर होगे और आपके फ्रेंड आपसे पूछेंगे कि यार 3 साल तो मैंने वेस्ट कर दिए, अब मुझे 6 महीने का शॉर्टकट बता दे, मैं कैसे जॉब लूंगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आप फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से जब भी आप ये चीज देख रहे हो, आज से शुरू करो और ये सेम एग्जैक्ट पाथ फॉलो करो। जो भी सीख रहे हो शेयर करो। देखना आप में से काफी सारे लोग इसी नीचे वीडियो में कमेंट आके करोगे कि यार हमारा इतने एलपीए का पैकेज लग गया, ये हमारे कनेक्शन बन गए, मैंने खुद का स्टार्टअप बना लिया। तो वेट करेंगे हम उसका। डेफिनेटली ऑल्सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप अभी भी कमेंट करके पूछ लेना, तो वी विल रेस्पॉन्ड, राइट। सो या आपने मतलब काफ़ी सही रोड में बताया, एकदम प्रैक्टिकल रोड में बताया, जो कि एनीवन कैन फॉलो एंड उससे वो लाइक जो भी उसका गोल है वो उसे अचीव कर सकता है इजीली। मतलब ऐसा कोई डाउट वाली बात और लोग मतलब इतने ज़्यादा वो रहते हैं कंफ्यूज, तो ऐसा कुछ सीन नहीं होगा उनके लिए। सो या थैंक यू सो मच सूरज भाई अगेन। एंड लाइक आपने आज काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स की शेयर, थोड़ा सा आज हमने एडवांस लेवल पे भी बात की, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज अभी इसकी नीड है। बिकॉज आप अभी जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करोगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप पीछे हो जाओगे। एग्जैक्टली तो वही एंड नोट में एक ही चीज़ देना चाहूँगा यार कि ठीक है, आप अभी नए नए कॉलेज में गए हो, नया नया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए हो, आपके नए नए फ्रेंड्स बन रहे होंगे, आप ये चाहोगे यार अभी तो टाइम है लाइफ को एंजॉय करने का। बट यार ठीक है, एंजॉयमेंट होती रहती है लाइफ की, लेकिन अगर आपको सच में कुछ जिंदगी में फोड़ना है या सच में जिंदगी में कुछ बहुत आगे आपको जाना है, तो ये सारे फ्रेंड्स, सारे दोस्त यार सब पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। डेली कॉपी किताब लेकर के अपने लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठ करके दिन रात सुबह शाम आपको कोड लिखना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेगी। मतलब नॉलेज के ना आपको भूखा बनना पड़ेगा, तब भी आप आज की डेट में बाकी लोगों को बीट कर पाओगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, लोअर लेवल पे नहीं, टॉप लेवल पर बहुत हाई है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ना आपको बहुत घिसना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसीलिए कि यार अपने जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो अपने फोन में आपका एक फोन पे करके एक एप्लीकेशन होगा, उसका बैलेंस चेक करते रहना और फुल मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी। तो यार इसी के साथ यही था यार तरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स टू यू सूरज भाई। एंड अगर आपको भी सूरज भाई से करना है कनेक्ट, तो मैं जो भी इनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आई विल पिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड कनेक्ट विद सूरज। बाकी थैंक यू सो मच भाई।